स्टूडेंट्स, आप सभी को विस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 9 और 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी अगर पीछे की भी वीडियो नहीं देखें तो सारे वीडियो को देखें, इससे आपका करंट काफ़ी बेहतर होगा और आप परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। इसलिए देखते रहें और अगर नए हैं तो प्लीज़ आप क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करते रहें। आपको इस चैनल पे डेली करेंट अफेयर्स, इसके अलावा वीकली करेंट अफेयर्स जाता है या फिर आपको स्पेशल पॉलिटी सीरीज मिलेगा, आप सभी उसे देख सकते हैं। इससे आपका तैयारी काफ़ी बेहतर होगा। तो आप सभी क्लास को फॉलो करते रहें और अपने तैयारी को बेहतर करते रहें ताकि आने वाला जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उसमें आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सके। तो आप सभी जरूर देखें और क्लास को शेयर करें। और इसी के तरफ आइए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक लाइन जो आपको मेहनत करने के लिए मजबूर कर सके। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो अगर आप रातों से लड़ेंगे तो आप सुबह में सूर्य बनकर चमकेंगे। तो सूर्य की तरह अगर आपको चमकना है तो आपको रातों से तो संघर्ष करना होगा, रातों से जंग लड़ना होगा और उस जंग में आपको जीतना होगा, तभी आप जो है वो सूर्य की तरह सुबह में चमकेंगे। तो आप बिल्कुल आप अपने रातों से लड़ें और एक समय आएगा कि आप विजेता बनेंगे और आप भी सूर्य की तरह चमकेंगे। तो इसी तरह से जो है वो आप सभी जो है वो तैयारी को बेहतर करते रहें। आपके लिए मैं प्रतिदिन लेट नाइट तक जो है जगता हूँ ताकि आपके लिए अच्छा से अच्छा प्रश्न ला सकूँ और ताकि आपके लिए बेहतर हो सके, चाहे आपका पॉलिटी सीरीज हो या करेंट अफेयर सीरीज हो। सारे वीडियो में जो है वो अच्छा प्रश्न लाता हूँ ताकि आपके लिए अच्छा हो। तो लेट नाइट तक जाकर भी जो है आपके लिए अच्छा प्रश्न लाता हूँ ताकि आपको काफ़ी फायदा हो। तो आप सभी भी इसे अच्छा से फॉलो करें, डेली देखें, पीछे की वीडियो देखें। इसके अलावा अपने तैयारी को दिन प्रतिदिन जो है वो बेहतर करते चले ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके और आप परीक्षा को क्रैक कर सके। तो आप सभी ऐसे करें। और आइए इसी के साथ आज के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखते हैं। तो आज का है, एक नंबर प्रश्न है कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। तो हर वर्ष इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को हर वर्ष इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। इसकी घोषणा पहली बार 2003 में की गई थी, ध्यान रखेंगे। इसका विषय 2022 का है, UNCAC एट 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। तो इस तरह से जो है करप्शन को समाप्त करने के लिए इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हर वर्ष 9 दिसंबर को मनाई जाती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दीना बोलुआर्टे। दीना बोलुआर्टे किस देश की पहले महिला राष्ट्रपति बनी है? तो काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीना बोलुआर्टे ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बने हैं, ध्यान रखिएगा। ये पेरू की राजधानी की बात करें तो लीमा है और वहाँ पर जो है वो इससे पूर्व जो राष्ट्रपति थे उनके खिलाफ महाभियोग आया और महाभियोग पारित होने के पश्चात दीना बोलुआर्टे इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ध्यान रखिएगा। पेरू दक्षिणी अमेरिकी एक देश है, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि विश्व के 19वां सबसे बड़ा देश पेरू है और वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में दीना बोलुआर्टे बनी है, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले ये वहाँ के उपराष्ट्रपति थी। तो इस तरह से अभी ये राष्ट्रपति बनी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर बने। तो टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जेलेंस्की। अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति वर्तमान में जेलेंस्की है और उन्हीं को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। और जेलेंस्की और वहाँ की संस्था स्पिरिट ऑफ यूक्रेन है, ये दोनों को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर ये दोनों को नामित किया गया है। यह पुरस्कार जो है वो घटना या व्यक्ति को दिया जाता है जिसका पिछला एक वर्ष में वैश्विक घटना में सबसे अधिक प्रभाव रहा हो। तो
कह सकते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो है जिस तरह की जंग चल रही है, तो इसी के लेकर जो है इनका काफ़ी अधिक प्रभाव रहा है विश्व में, वैश्विक घटनाओं में। तो इसलिए जेलेंस्की और एस्पिरिट ऑफ यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली महिला जो है वो भारतीय चुना गया, तो इसके अध्यक्ष ए नंबर मेघना अहलावत को चुना गया, जो कि दुष्यंत चौटाला की पत्नी है, ध्यान रखेंगे। दुष्यंत चौटाला की ये पत्नी है और ये आपका जो है वो TTFI के नया प्रेसिडेंट चुनी गई है, ध्यान रखना है। और वही अगर हम बात करते हैं TTFI की, तो इसकी स्थापना 1926 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वही ऑप्शन इसमें बी नंबर पर ध्यान देंगे, कमलेश मेहता जो हैं वो इसके महासचिव चुने गए हैं, यानी कि TTFI के महासचिव कमलेश मेहता चुने गए हैं। और नागेंद्र रेड्डी, पटेल नागेंद्र रेड्डी जो हैं वो कोषाध्यक्ष चुने गए हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये कोषाध्यक्ष चुने गए हैं, कमलेश मेहता जो है वो महासचिव चुने गए, और अध्यक्ष जो हैं वो मेघना अहलावत जो कि दुष्यंत चौटाला की पत्नी है, चुने गए हैं। और वही अगर रूपक देवराय की बात करें तो ये त्रिपुरा से एक उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, क्योंकि कुल उपाध्यक्ष 8 चुने गए हैं, जिसमें जो है एक आप रूपक देवराय जो हैं वो आपका त्रिपुरा से चुने गए हैं। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑटन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 के लिए दुनिया किस सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट सूची में भारत का स्थान क्या है? तो अभी ऑटन कैपिटल के द्वारा जो है 2022 का वर्ल्ड स्ट्रांगेस्ट पासपोर्ट सूची जारी किया गया। इसमें दुनिया के सबसे जो है वो सबसे अगर बात करते हैं कि सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है, तो UAE का है और वो पहले स्थान पे है, ध्यान रखिएगा। और इसमें भारत के स्थान की बात करें तो भारत के स्थान 87वां है, 87 स्थान पे भारत है। और ध्यान रखिएगा, इस पासपोर्ट से पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितने देश में बिना पासपोर्ट के यात्रा कर सकते हैं, उस आधार पर ये रिपोर्ट तैयार होता है। और इसमें भारत का स्थान 87वां है और पहले स्थान पे UAE है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 17वें प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। तो 17वां प्रवासी दिवस का आयोजन 10 जनवरी को होने वाला है और इसका आयोजन इंदौर में होगा, ध्यान रखिएगा, इंदौर मध्य प्रदेश, तो इंदौर में होगा। और इसके मुख्य अतिथि जो होंगे वो गुयाना के राष्ट्रपति होंगे, इनका यहाँ के राष्ट्रपति इरफान अली हैं, तो यही इस बार के मुख्य अतिथि होंगे, ध्यान रखिएगा। और वही आपको पता होना चाहिए कि 2023 में 26 जनवरी के मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस के मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी हैं। तो मिस्र के राष्ट्रपति जो हैं वो गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि हैं, जबकि प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि जो हैं वो गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली हैं, ध्यान रखिएगा। प्रवासी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी समय जो है वो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आयोजन इस बार इंदौर में होगा, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बना। तो UPI क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला आपका जो है वो भारत का पहला पेमेंट गेटवे बना है। ये है आपका, ध्यान रखेंगे, इसका नाम है रेजर पे, यानी कि D नंबर आंसर हो जाएगा। तो D नंबर रेजर पे जो है पेमेंट गेटवे बन गया है। इस कदम का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो डिजिटल भुगतान को और मजबूत करना और भारत की क्रेडिट भागीदारी को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह से रेजर पे जो है वो UPI पर क्रेडिट कार्ड के लेन देन को समर्थन करने के लिए अपनी तत्परता को घोषित कर दिया है। तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे रेजर पे बना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 के सूची में कौन शीर्ष पे हैं? तो ध्यान रखिएगा कि फोर्ब्स के द्वारा जो है वो 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी किया गया। इसमें भारत की तरफ से 6 महिलाएं हैं, लेकिन पहले स्थान पे कौन है? तो ध्यान रखिएगा कि इसमें पहले स्थान पे उर्सुला वॉन डेन लेयन है, जो यूरोपियन संगठन के अध्यक्ष हैं। तो ये पहले स्थान पर। वही अगर हम बात करते हैं कि टोटल 100 में कितने भारतीय महिलाएं शामिल हैं, तो कुल 100 में
6 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। और अगर भारतीय में अगर हम बात करें कि फर्स्ट स्थान पे कौन है, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, यानी कि वित्त मंत्री सीतारमण जो है वो पहले भारतीय में होंगे, लेकिन विश्व में इनका 36वां स्थान है इस लिस्ट में। तो ध्यान रखिएगा कि भारत की तरफ से पहले होंगे, लेकिन विश्व में इनका 36वां स्थान है। और कुल 6 महिलाएं इसमें शामिल है, ध्यान रखिएगा। पहला में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, दूसरा जो है वो रोशनी नाडार मल्होत्रा हैं, और ये आपका HCL टेक के चेयरपर्सन है, ध्यान रखिएगा। तो इनका स्थान 53वां है। तीसरा स्थान पर माधुरी पुरी बुच, जो सेबी के चेयरपर्सन है, ध्यान रखिएगा। सेबी प्रमुख जो है वो माधुरी पुरी बुच, जो कि सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। तो ये तीसरा भारतीय में है, जबकि 54वां स्थान है। वही चौथा स्थान पे सोमा मंडल हैं, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के चेयरपर्सन है सोमा मंडल। तो ये 67वें स्थान पे हैं। जबकि आपका 5वें स्थान पर मजूमदार शाह है, मजूमदार शाह 5वें स्थान पे हैं, और ये फाउंडर ऑफ बाइकॉन लिमिटेड एंड बाइकॉन बायोलॉजिकल लिमिटेड के हेड हैं, और इनका स्थान 72वां है। जबकि 6ठे स्थान पर जो है वो संजय नायर हैं, और ये फाउंडर ऑफ द ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल रिटायर कंपनी नायका से संबंधित है, जो जिनका स्थान 89th है। तो ध्यान रखेंगे कि इस तरह से 6 भारतीय शामिल हैं, और पहले स्थान पे उर्सुला वान डेर लेयन है जो विश्व में, और भारत में इसमें पहले स्थान पे आपका ध्यान रखेंगे कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवात मैंडोस का नाम किस देश के द्वारा दिया गया? तो मैंडोस नाम जो है वो आपका ध्यान रखेंगे कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया गया, UAE के द्वारा दिया गया। तो जो भी चक्रवात आता है तो किसी देश के द्वारा नाम दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से प्रश्न उठते रहता है कि जो ये चक्रवात का नाम किसके द्वारा दिया गया, तो मैंडोस नाम जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखेंगे। और ये अभी बंगाल की खाड़ी में और काफ़ी जो है साउथ इंडिया में प्रभावित कर रहा है। पुडुचेरी और तमिलनाडु में लगभग जो है इसका बहुत कहर दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि मैंडोस चक्रवात नाम दिया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। अगला है कि हाल ही में भारत ने कितने नए न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम स्थापित करने का जो है वो मंजूरी दिया है? तो अभी जो है वो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम स्थापित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा पांच न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम स्थापित करने का मंजूरी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और पहले से कुछ महत्वपूर्ण न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, जिसमें ध्यान रखिएगा काफ़ी बार प्रश्न पूछ लेता है कि कौन कहाँ। तो जिसमें रावत भाटा है राजस्थान में, कुडनकुलम तमिलनाडु में, काकरापार गुजरात, नरौरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, तारापुर महाराष्ट्र और कलपक्कम तमिलनाडु, जिसमें सबसे पहले स्थापित हुआ था तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से ये सारे को याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में उठते रहते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो ने स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसरो ने स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्थापित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ जो है समझौता किया, ध्यान रखिएगा। अगर हम इसरो की बात करते हैं तो इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में, और इसके हेड वर्तमान में एस सोमनाथ हैं, ध्यान रखेंगे। और इससे संबंधित जो है इसरो संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने RBI के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर मुद्रा विनिमय समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो RBI के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर मुद्रा विनिमय पर समझौता किया है, तो वह देश है मालदीव, ध्यान रखेंगे। मालदीव जो है वो समझौता किया है ताकि जो है वहां पर जो है स्थिति को सही किया जा सके। तो इस तरह से 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर मुद्रा विनिमय समझौता किया गया है। अगला है कि ONGC वायल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अगले 3 साल के लिए जो है इसका हेड अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। 1 नंबर अरुण कुमार सिंह इसके नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि RBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट लगातार 5वीं बार 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर कितना किया? तो 0.35 बढ़ाकर जो है वो रेपो रेट को फिक्स किया है 6.25% पे, ध्यान रखेंगे।
तो 6.25% बढ़ा दिया और लगातार 5वीं बार जो है रेपो रेट में वृद्धि किया गया है। हालांकि जो है लगातार 5वीं बार में सबसे कम इस बार जो है बेसिस पॉइंट में को बढ़ाया गया है, लेकिन लगातार 5वीं बार वृद्धि किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है वो लोन वगैरह जो है वो महंगे हो जाएंगे, ईएमआई वगैरह इससे महंगे होंगे, जो कि ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है उनके द्वारा ये कहा गया है। क्योंकि हर 2 माह पे जो है वो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा जो है वो मौद्रिक समीक्षा किया जाता है और इसी में ये डिसीजन लिया जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। अगर हम रेपो रेट की बात करते हैं तो यह वह दर होती है जिस पर कॉमर्शियल बैंक जो होती है वो आरबीआई से पैसा उधार लेती है। तो इसी तरह से जो है इसे रेपो रेट कहते हैं। तो आरबीआई से जो पैसा उधार लेती है इसी को रेपो रेट कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है वो अगर हम बात करें तो अभी जो है वो इस रेपो रेट बढ़ने से होम लोन की किस्त बढ़ेगी और काफ़ी तरह से जो है वो कितने तरह की इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखेंगे कि इस तरह से वर्तमान में रेपो रेट कितना है, तो रेपो रेट अभी जो है 6.25% है। वही ध्यान रखेंगे कि 2022-23 के लिए महंगाई दर के लक्ष्य को जो है वो 6.7% पर बरकरार रखा है आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो यानी कि जो है महंगाई दर 6.7 रहेगा, जबकि आर्थिक विकास दर के अनुमान को 7 से घटाकर 6.8% पर फिक्स किया और पिछले 7 महीना के दौरान रेपो रेट 5 बार में 2.25% बढ़ाई जा चुकी है। तो इस तरह से जो है काफ़ी जो है ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये आपका आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा कहा गया है। प्रश्न है कि राज्यसभा के नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो अभी हाल ही में जो है वो देश के वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब को चुना गया। तो जगदीप धनखड़ जब उपराष्ट्रपति बने तो उपराष्ट्रपति देश के राज्यसभा के सभापति होते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन के सदस्य नहीं होता है। और ये आज ही जो है मैं वीडियो में बताया भी हूँ पॉलिटी सीरीज में, आप नहीं देखें तो उसे जाकर वहाँ देखें, उसमें आपको बारीकी से समझाया गया ताकि आपको जो है किसी तरह का जो है वो प्रॉब्लम ना हो सके। तो आप बिल्कुल उसे जाकर देखें। तो इस तरह से सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो जगदीप धनखड़ साहब, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो ध्यान रखेंगे इनकी नियुक्ति जगदीप धनखड़ साहब को जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न है विधानसभा चुनाव। तो विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव हुआ और विधानसभा की अगर बात करते हैं तो गुजरात में 182 सीट है, जिसमें बहुमत के लिए 92 सीट की जरूरत है, क्योंकि जो है बहुमत के लिए कुल सदस्यों की संख्या बाई 2+1 होता है। तो बहुमत 92, भाजपा 156 सीट जीती, कांग्रेस 17 और आप 5, एनसीपी 0, अन्य 4। गुजरात में भाजपा लगातार 7वीं बार सरकार बनाने जा रही है और भूपेंद्र पटेल वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि जो है लगातार 7वीं बार सरकार बनाने जा रही है बीजेपी और इस बार सबका रिकॉर्ड तोड़कर 156 सीटें हासिल की गुजरात विधानसभा में। और कांग्रेस काफी पिछड़ी है। हालांकि आप अपना जो है वो जमीन वहां पर मजबूत किया है, क्योंकि वहां पे कुल जो है वोट प्रतिशत का 13% वोट हासिल किया है, जिससे अब आप आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी की ओर अग्रसर हो गई, क्योंकि लगभग 4 राज्यों में इसने जो है वो कंडीशन को फुलफिल किया है। तो अब जो है 9वां राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है आपका आम आदमी पार्टी को। तो इस तरह से 5 सीटें जीती है। जबकि हिमाचल प्रदेश में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या 68 है, बहुमत के लिए 35 चाहिए, भाजपा 25। इस बार जो है वो भाजपा की सरकार गई है और कांग्रेस यहाँ पर वापस आई 40। तो भाजपा को 2017 के मुकाबले 19 सीटों के नुकसान हुआ है और इस तरह से जो है इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी। अभी मुख्यमंत्री की चेहरा जो है क्लियर नहीं हो पाया है यहाँ पे, तो इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो लगातार जो है ये हिमाचल में लगातार 2 बार किसी की सरकार नहीं बनती, तो अपना जो इतिहास को कायम रखते हुए आगे बढ़ा है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, सवाल हमारा जवाब आपका में तो आप लोगों ने आंसर किया था, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप सभी करें। तो इसका आंसर 1973, बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोग। और आज के लिए आपका है, ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। आप सभी करें, मुझे इंतजार रहता है, तो आप बिल्कुल करें और ऐसे ही तैयारी करें। मैं आपके लिए रात में जाकर वीडियो बनाकर जो है सुबह में पोस्ट करता हूं। तो इसी तरह आप भी रात में जो है जाकर मेहनत करें ताकि आपका तैयारी अच्छा हो सके। तो हम दोनों लोग मेहनत करें ताकि आपका लक्ष्य हासिल हो सके। तो आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप सभी क्लास को शेयर करें, जितना हो सके क्लास को शेयर करें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।